गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होगे। कक्षा 12 के भूगोल के इस पठन पाठन कार्यक्रम में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आप लोगों को विभिन्न जो जनसंख्या सिद्धांत हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जनांकी संक्रमण सिद्धांत है, इसी के बारे में बताएंगे। जनांकी संक्रमण का मूल आधार जो होता है वो जन्म दर, मृत्यु दर और इसके परिणाम स्वरूप जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसी से लगाया जाता है। आप मेरी बात समझिए कि जो जन्म दर मैंने पीछे आपको बताया था, जो मृत्यु दर बताया था, जो उनका जो अंतर होता है वो प्राकृतिक वृद्धि होती है। इसी से जनांकी संक्रमण का सिद्धांत तैयार होता है। इसमें होता क्या है कि जनांकी संक्रमण सिद्धांत जो होता है उसका उपयोग जो है किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। पूर्वानुमान कि इस क्षेत्र में जन्म दर ये इस तरह की है या मृत्यु दर इस तरह की है, तो आगे जनसंख्या के जो कुल जनसंख्या होगी, जो जनसंख्या का आकार होगा, उसमें क्या परिणाम आएगा, उसका क्या परिणाम निकल कर आएगा, इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो इसके लिए हम कुछ जो चक्र है उसको एक बार देख लेते हैं कि जनांकी चक्र क्या है। तो प्रारंभ में देखिए, आपको मैंने बताया बीच में जनांकी संक्रमण, यह संक्रमण का दौर है। इसके पहले क्या था, जैसे कोई देश है, वहाँ की जनसंख्या ग्रामीण है, खेतिहर है, मजदूरी करती है, प्राथमिक व्यवसाय में लगी हुई है, ये प्रथम अवस्था है। फिर ये द्वितीय अवस्था में संक्रमण होता है। इसके बाद तृतीय अवस्था में जब ये जाती है तो यहाँ की जनसंख्या विकास करके नगरीय हो जाती है, औद्योगिक विकास हो जाता है, उच्च तकनीकी हो जाती है, शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है। तो ये सारे कार्य होते हैं। तो ये चक्र होता है। कोई भी क्षेत्र, कोई भी देश इस अवस्था से उठकर इस अवस्था तक जाता है और इसके बाद क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आपने देखा है जो सभ्यताएं हैं, सभ्यताएं जो विश्व की हैं, इन्हीं अवस्था से उठकर यहाँ गई, अपने चरम अवस्था में जब पहुँचती है वहाँ पर जाके ये नष्ट हो जाती। तो इस तरह का ये चक्र चलता है। तो इसको मैंने समझाने के लिए आपको लिख भी दिया है। समाज, जो ये समाज होता है, ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित व्यवस्था से उन्नत कर नगरीय औद्योगिक शिक्षित बन जाता है। इसमें जनसंख्या उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी परिवर्तन को जनांकी संक्रमण चक्र कहते हैं। इसकी परिभाषा मैंने दिया है कि यहाँ पर क्या इस तरह की यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, कार्य होते हैं। उसमें उच्च जन्म दर होता है, उच्च मृत्यु दर होती है। संक्रमण काल के दौरान इसमें परिवर्तन होता है, उच्च से धीरे धीरे निम्न में आता है, ये भी उच्च से धीरे धीरे निम्न में आता है। यहाँ जाकर स्थिति बदल जाती है। जैसे मैंने बताया कि निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर हो जाता है, प्रौद्योगिकी का विकास हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन मैंने बताया ये चक्र कहलाता है। इसको मैं आपको 2 बार बता चुका। तो जनांकी संक्रमण की जो अवस्थाएं हैं उसमें प्रथम अवस्था उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। तो जनसंख्या का क्या हाल होगा, जनसंख्या का आकार धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी जो जन वृद्धि होगी वो ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी, क्योंकि ज़्यादा लोग मर भी रहे हैं और ज़्यादा लोग पैदा भी हो रहे हैं। तो जब ज़्यादा दोनों रहेगा तो जनसंख्या का आकार कम रहेगा, जन वृद्धि कम होगी। दूसरी अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर उच्च होता है। प्रारंभ में तो उच्च होता है लेकिन धीरे धीरे इसमें कमी आती है, यह निम्न दर की तरफ बढ़ता है,
निम्न जन्म दर की पढ़ता है, लेकिन यहाँ पर निम्न मृत्यु दर हो जाती, ये भी घटकर निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो जाता। तो यहाँ एक तरफ मर कम रहे हैं लोग, पैदा हो रहे हैं, पैदा प्रारंभ में पहले ज़्यादा पैदा हुए और कम मरे, तो ये विस्फोटक स्थिति होती है जनसंख्या की। लेकिन बाद में इसमें धीरे धीरे जब कमी आती है, इसमें धीरे धीरे कमी आती है, तो जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है, होती है, लेकिन प्रारंभ में बहुत तेज़ी से होती है, बाद में कम होती है। जो प्रारंभ में तेज़ी से होती है उसको जनसंख्या विस्फोट का चक्र कहते हैं। तृतीय अवस्था में निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर होता है। यह जन्म दर निम्न होता है, निम्न मृत्यु दर होता है, और फलतः जनसंख्या जो है प्रारंभ में धीरे धीरे कम होती है, लेकिन बाद में ये जो जन वृद्धि है ये ऋणात्मक में चली जाती है। जैसे मैंने बताया था कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो ऋणात्मक में आ जाती है, जैसे रूस है, कनाडा है, ये जो विकसित देश हैं यहाँ पर माइनस में चला जाता है। एक ग्राफ मैंने आपको बनाया है, मैं इसको समझा देता हूँ आपको। जनांकी संक्रमण ग्राफ, इसमें आपको दो चीज़ दिखाया गया, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। जो हॉरिजॉन्टल है ये समय को इंगित कर रहा है, और जो वर्टिकल है वो जन्म दर को इंगित कर रहा है। इसमें जैसे 10 व्यक्ति है, 20, यहाँ जन्म दर 10 है, यहाँ जन्म दर 20 है, यहाँ जन्म दर 30 है, यहाँ जन्म दर 40 है। तो समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन क्या होता है, उसमें एक अवस्था, पहली अवस्था जनांकी संक्रमण की जो अवस्थाएं हैं वो पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। पहली अवस्था में मैंने आपको बताया था उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर। तो जनसंख्या का रूप क्या है, निम्न वृद्धि दर होगी, ये बढ़ेगी नहीं। इसका रिजल्ट क्या आपको शो कर रहा है कि कम हो रहेगी। दूसरी अवस्था में मैंने बताया था प्रारंभ में जन्म दर उच्च होता है, लेकिन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसमें निम्न मृत्यु दर होती है। कारण क्या है, तेज़ी से बढ़ती है। फिर इसी के दूसरे दौर में हम देखेंगे जन्म दर ह्रास पे हो जाता है। यहाँ उच्च जन्म दर आपको मैंने बताया ना, यहाँ जो है ह्रास हो जाता है। दोनों ह्रास होता है, दोनों जाता है, तो ये जन वृद्धि जारी रहती है, लेकिन बहुत कम वृद्धि होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसके अपने जो द्वितीय अवस्था है उसका जो तीसरा पड़ाव है वो निम्न जन्म दर हो जाता है, निम्न मृत्यु दर हो जाता है। तो जन्म वृद्धि दर बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो यहाँ पर 3 प्रकार होता है। यहाँ पर आपने देखा एक ही प्रकार का वो चक्र होता है। दूसरी अवस्था में प्रकार 2, प्रकार 3, प्रकार 4, 3 प्रकार के समय लिए गए, 3 तरह की अवस्थाएं हुई द्वितीय अवस्था में। और तृतीय अवस्था में आप ये देखेंगे प्रकार 5 यहाँ पर आता है कि यहाँ जन्म दर 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, जन्म दर 0, बढ़ नहीं करती है जनसंख्या। निम्न मृत्यु दर तो स्वाभाविक है, कोई न कोई मरेगा, लेकिन बहुत कम मरते हैं। तो कुल मिला जुलाकर यहाँ जन वृद्धि, इसका परिणाम क्या होता है, जन वृद्धि ऋणात्मक होती है। तो ये जो पूरा होल ग्राफ है ये शो क्या कर रहा है कि देखिए ये प्रारंभ में जो है उच्च जन्म दर है। यहाँ पर पहले ये मैं आपको पहले संकेत दिखा देता हूँ, ये मृत्यु दर है और ये जन्म दर है, ये जन्म दर है। जो ये लाइन आपकी है वो जन्म दर की है, ये लाइन जो है आपकी जन्म दर की, और ये लाइन जो है आपकी मृत्यु दर की है। तो जो ये ग्राफ मैंने टोटल बताया उसका परिणाम क्या आया है, ये लाइन कैसे जा रही है, जन्म दर ऊंचा है,
फिर यहाँ भी ऊंचा है, लेकिन यहाँ मैंने बताया घट रहा धीरे धीरे, यहाँ और घट गया और यहाँ ऋणात्मक में चला गया है, यहाँ एकदम शून्य हो गया। उसी तरह जो ये मृत्यु दर है, जिसको मैंने मृत्यु दर बताया आपको, ये मृत्यु दर तेज़ी से फिर यहाँ पर धीरे धीरे कम होने लगता है, फिर तेज़ी से कम होता है। तो जैसे जन्म दर घटता जाता है, उसी तरह मृत्यु दर भी घटता जाता है। अपने 5वें अवस्था में ये मृत्यु दर एकदम निम्न हो जाता है और जन्म वृद्धि ऋणात्मक में चली जाती। तो ये शो कर रहा है कि इस तरह के जो ग्राफ बन रहे हैं जन्म और मृत्यु दर के, ये धीरे धीरे प्रारंभ में दोनों उच्च हैं, बाद में दोनों पैरेलल कम होते जाते हैं, इसके बाद यहाँ पर जाकर माइनस में हो जाते हैं। तो जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसका ग्राफ ये बता रहा है कि पहले कम जनसंख्या थी, फिर बढ़ी है तेज़ी से, फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक ज्यों जाती है, इसके बाद यहाँ से ऋणात्मक हो जाती है, यहाँ तक बढ़ती है। प्रकार 4 तक जनसंख्या बढ़ती है। कहाँ से बढ़ती है? बढ़ती तो यहाँ से, लेकिन यहाँ कम बढ़ती है, यहाँ तेजी से बढ़ती है, यहाँ सामान्य बढ़ती है, यहाँ कम बढ़ती है और यहाँ ऋणात्मक में आ जाती है, जो शो कर रहा है ऋणात्मक। तो ये अवस्थाएं जो हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप प्रथम अवस्था को अविकसित देश, द्वितीय को विकासशील देश और तृतीय को आप विकसित देश समझकर आप समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। तो जैसे मैंने बताया कि अविकसित देश की अर्थव्यवस्था किस तरह की होती है, ग्रामीण है, खेतिहर, मजदूर, आखेट, पशुपालन, इस तरह की होता है। जीवन प्रत्याशा बहुत कम होती है, मतलब औसत उम्र लोग कम होती है, शिक्षा का स्तर कम होता है, शिक्षित प्राय लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होता है। सभी अविकसित देश तथा निम्न विकास वाले देश इस कैटेगरी में आते हैं। तकनीकी का स्तर भी बहुत कम होता है। तो इस तरह का होता है। यहाँ जन्म दर उच्च मृत्यु दर भी होता है, धीमी गति से बढ़ती, ये मैंने बताया आपको। और दूसरा विकासशील देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उसका देखिए ये होता है, शिक्षा में सुधार होने लगता है, विकासशील में स्वास्थ्य में सुधार है, प्रौद्योगिकी में सुधार है, जीवन प्रत्याशा बढ़ने लगती है, प्रारंभ में उच्च, समय के साथ कम। तो ये आपको जो मैंने पहले ही बताया है उसका एक विशेषताओं को बता रहा हूँ। इनकी तृतीय अवस्था जो मैंने बताया, ये विकसित देश की तुलना कर लीजिए, है विकसित देश। तो इसमें क्या है, जन्म दर कम, लगभग शून्य हो जाती है, वृद्धि ऋणात्मक हो जाती है, शिक्षा उच्च कोटि की शिक्षा होती है, यहाँ पे सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं विकसित देशों में। स्वास्थ्य उच्च कैटेगरी का होता है, स्वास्थ्य उच्च कैटेगरी का होता है। एक उदाहरण मैं दूंगा, हमारे यहाँ जैसे वहाँ विकसित देश में 1000 लोगों पर एक डॉक्टर, या 100 लोगों पर एक डॉक्टर, या 50 लोगों पर एक डॉक्टर, ऐसे होता है। हमारे यहाँ क्या है, 10,000 पर एक डॉक्टर, 20,000 पर एक डॉक्टर है, 5,000 पे एक डॉक्टर, ये इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ होती है। वहाँ फैसिलिटी बढ़िया होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़िया होती है, हमारे यहाँ कम। ये वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं। प्रौद्योगिकी उच्च तकनीकी होती है, इनका उद्योग भी विकसित होता है, प्रौद्योगिकी का विकास, तकनीकी विकास, जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। तो ये तीनों जो हमने आपको बताया है, अर्थव्यवस्था, जनसंख्या का आकार, जन्म और मृत्यु दर, परिवर्तन, जो परिवर्तन हुआ है उससे हम एक अनुमान क्या लगाते हैं, निष्कर्ष क्या लगाते हैं कि जनांकी सिद्धांत जो है, जो ये तीनों तरह की अवस्थाएं हैं, ये बताती हैं कि भविष्य की जनसंख्या किसी क्षेत्र की किस तरह की होगी, उसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यही ये प्रश्न है। प्रश्न मैंने इसको बहुत पहले में दे दिया था आपको, एक दिन पहले आपको व्हाट्सअप भी कर दिया था
प्रश्न भी दिया था आपको लिखकर, उसको आप लिख लेंगे और जो चीज़ ना आया उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। बस आज इतना ही, धन्यवाद।